ओके गाइस, चलिए चलिए चलिए, वेलकम बैक। अब जब आई गए हो तो थोड़ा सा एक बात को ध्यान में रखना कि स्किप करने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि इंग्लिश में हम जो एरर के क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली जो एरर के क्वेश्चन में आप फंसते हो, कहाँ कहाँ पे आप किस तरीके से हम उससे उबर सकते हैं, ठीक है, उनके शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर के आ रखा हूँ। तो आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। चार ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पांच ऑप्शंस लेकर के मैं आया हूँ। तो इसमें से क्या हो सकता है कि एक में एरर हो सकता है, दो में एरर हो सकता है, तीन में एरर हो सकता है, चौथे में एरर हो सकता है, पांचवे में नो एरर तब जाएगा जब आपके पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नाउन की सीरीज है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से मैं पेन निकालना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, ठीक है। देखो, अगर मैं नाउन की बारे में बात करता हूँ आपके सामने, नाउन आप सभी लोगों को पता है नाउन का बेसिक फंडा क्या है, ठीक है। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो भी होता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को, है ना। बट मैंने आप लोगों को केवल ये चीज़ बता रखी है, ये ध्यान देना कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे कई बार ये नाउन यूज़ होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर, है ना। सब्जेक्ट के तौर पर नाउन या तो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इस चीज़ को डिटेल में तुम्हें बताऊं, तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ होती है नाउन की, कि सेंटेंस है हमारे पास, उसका हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में हम या तो नाउन का यूज करेंगे या तो प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज होगी। बट नाउन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नाउन इन द केस हो गया, नाउन इन द नंबर हो गया, नाउन इन द जेंडर हो गया, उसके भी बहुत सारे सब केसेस बनते हैं, उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को आज के क्वेश्चंस में डील करने वाले हैं। एरर का ये बेहतरीन सेशन आपके सामने आने वाला है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, बोलता है द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय अ इनिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो मैं आज जो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में आप देख रहे हो, तो वो बहुत स्लो मैनर में चलता है ना। बहुत बहुत तसल्ली से चलेंगे हम कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से हिट करना है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, आप एक सेकंड के अंदर इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, एक सेकंड के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आऊँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगी, और मैं सॉल्व करने पे आऊँ तो एक या दो सेकंड के अंदर हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स पता होनी चाहिए और डिटेल में आपको उस कॉन्सेप्ट का रूल मालूम होना चाहिए कि कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय अ इनिंग। बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे सर, द इंडियन टीम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिफीटेड यानी कि उसने हराया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई गलती नजर नहीं आ रही। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये नाउन की सीरीज चल रही है, तो नाउन से रिलेटेड गलतियां इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। द ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया बाय अ इनिंग, बाय अ इनिंग। अब इसने जैसे ही एक वर्ड के ऊपर नजर डालो, बाय अ इनिंग, मैं आपके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट खोलते चले जाऊंगा। ये ध्यान रखना, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे, समझने को मिल जाएंगे। देखो, जब इस पोर्शन में, फोर्थ वाले पोर्शन में आपकी नजर पड़ी बाय अ इनिंग, क्या इसने ये सही यूज कर रखा है बाय अ इनिंग? पहली बात तो आपको, अगर किसी ने नाउन चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तब भी वो इसको सही मार के आ सकता है, सही क्वेश्चन करके आ सकता है, अगर उसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल क्लियर है तो। जानबूझकर मैंने ए लिखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जानबूझकर के मैंने ए लिखा है। वैसे होना क्या चाहिए था? एन होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था सर एन? ठीक है, क्यों होना चाहिए था एन? यहां पे ध्यान दो, अगर ये मैंने इनिंग लिखा, आपको लग रहा होगा सर इनिंग तो क्या है, सिंगुलर है ना। और इसने इसके आगे क्या यूज कर दिया, ए आर्टिकल यूज कर रखा है, यानी कि एक इनिंग। एक इनिंग बोलने का मतलब क्या है, कि एक इनिंग बोलने का मतलब है सर, यहाँ पे आई है। कई लोग ये बोलते हैं सर ए और एन आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल यूज करूं, या सर एन यूज कर दो क्योंकि यहाँ पे आई यूज हो रखा है। आई क्या होता है आपका, वॉवेल होता है। आई क्या होता है, वॉवेल होता है। वो वॉवेल होता है, और उससे पहले कितने सारे वॉवेल होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, पांच वॉवेल होते हैं। और इन पांचों वॉवेल से पहले यूज कर दो सर एन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है तो इसको, कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटा देना। हम वॉवेल के पीछे नहीं जाते, हम आर्टिकल का यूज करते हुए साउंड्स के पीछे जाते हैं।
ठीक है। दो तरीके के साउंड हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है वॉवल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। दो तरीके के साउंड हमें देखने को मिलते हैं, दो तरीके के साउंड। अब ये साउंड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पे अगर मैं बात करूं इनिंग की, आपको बस लिखना है इसको हिंदी में। इनिंग कैसे लिखूंगा? ई निंग, इनिंग इस तरीके से। ई से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वर्णमाला में ई को क्या कहा जाता है? स्वर। अगर इसको स्वर कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में, तो ये ध्यान देना कि ये इंग्लिश में कहलाएगा वॉवल साउंड। क्या कहलाएगा? वॉवल साउंड। और जितने भी वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल साउंड से स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली गलती आपने आर्टिकल की पकड़ ली कि इनिंग से पहले सर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। बाकियों के साथ अगर कॉन्सोनेंट साउंड जा रहा होगा तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में ये तो नहीं था, क्वेश्चन तो मैंने चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्या किया है सर? यहाँ पे कल के दिन द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन ही होता तो, एन इनिंग्स, क्या हम ऑप्शन नंबर 5 में टिक मार के आ जाते? नहीं, ऑप्शन नंबर 5 में टिक मार के फिर भी नहीं आते। क्यों? नो एरर नहीं जाएगा। ऐसा मत सोच देना इनिंग में सर एन लगा दिया तो अब तो पूरा सेंटेंस सही हो गया, नहीं। आप ये देखो कि बहुत सारे नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में ट्रीट होते हैं? प्लूरल फॉर्म में ट्रीट होते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म में ट्रीट होते हैं तो इसको ऐसे ना लिख करके, इनिंग ना लिख करके क्या लिखा जाएगा? इनिंग्स लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे वो एक इनिंग हो चाहे वो 5 इनिंग हो, लिखा इसे इनिंग्स ही जाएगा, इनिंग नहीं लिखा जाता। तो इसमें गलती क्या हो जाएगी नाउन की? यहाँ पे इनिंग्स होना चाहिए सर। जैसे इंसिग्निया होता है तो ये इंसिग्निया नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इंसिग्निया का प्लूरल फॉर्म में इंसिग्निया होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसने इनिंग्स का यूज किया है ना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस लगाना ही लगाना पड़ता है। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे शादी ब्याह में होता है ना, जो जूठन बज जाती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं उसे लिविंग बोलते हैं। नहीं, लिविंग तो क्या होता है? किसी चीज को छोड़ना। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एस लगा दूंगा, लिविंग्स, लिविंग्स मतलब होता है जूठन। जो शादी ब्याह में खाने में जो जूठन बच जाती है, या फिर अपने घरों में ही जो जूठन बच जाती है, थोड़ी सी अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, बट प्लूरल फॉर्म में इसे लिविंग्स बोल देते हैं और इसे सेंटेंस में लिविंग्स की तरह ही यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे इनिंग की जगह इनिंग्स का यूज होगा। कई बार सेंटेंस में लिविंग बोला गया है तो लिविंग्स का यूज होगा। जैसे हम बोलते हैं मूवेबल, अगर मैं बोल दूं मूवेबल, मूवेबल मतलब क्या होगा? ठीक है, जो चलायमान, यानी कि जो चल सकती हैं, जो मूवमेंट कर सकती हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा? मूवेबल। लेकिन कल के दिन इस मूवेबल में मैंने क्या कर दिया? मूवेबल्स कर दिया। इस मूवेबल का मैंने मूवेबल्स कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बहुत सारे चलने वाली चीजें। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपकी जो चल संपत्ति है, क्या? चल संपत्ति, जो आपके एसेट है, एसेट, एसेट्स, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी संपत्ति है, उसका मतलब होता है मूवेबल्स। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बहुत सारी चलने वाली चीजों को हम मूवेबल्स कह देंगे। ठीक है, क्योंकि मूवेबल क्या होता है? अपने आप में चलने वाली, जो मूवमेंट करती हैं, उन चीजों को बोला जाता है मूवेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं तो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे सच मैंने बता दिया आपको, जैसे इनिंग्स होता है, लिविंग्स होता है, मूवेबल्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है ना। तो ये सेंटेंस में कहीं पे भी दिख गए इस तरीके के नाउन्स, तो आपको उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एरर पोर्शन कौन सा चले जाएगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है। जो बच्चे पुराने हैं, जिनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखना है, बहुत डिटेल में सीखना है, वो क्वेश्चन 1 की स्पीड में ही देखना है इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 2x की स्पीड में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ो और आंसर करो। देखो, मेरे को जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करने का। जल्दीबाजी करने का काम शैतान का होता है। हम बहुत ही तसल्ली से मस्त तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे आगे। और जितने भी बच्चे इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में देखते रहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
किस तरीके से हमें वीडियोस में आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स लेके आने हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग चाहते हो उस तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बोलता है दे लेफ्ट, क्या लिखा हुआ है, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। दे लेफ्ट यानी कि उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ा भाई, क्या छोड़ा होगा, देयर लगेजेस। मेरा आंसर तो 1 सेकंड के अंदर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो बच्चा नया होगा तो उसको कैसा लगेगा कि दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, उन्होंने अपना लगेज छोड़ दिया कहां, रेलवे स्टेशन के ऊपर। उन्होंने क्या छोड़ दिया, अपना लगेज छोड़ दिया एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में उन्होंने अपना लगेज छोड़ दिया। अब यहां पे ध्यान देना भाई साहब, इससे पहले तो सर हमने क्या पढ़ा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही ट्रीट होते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा आपने, इनिंग नहीं बोला जाता, इनिंग्स बोला जाता है। इसमें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें इसको सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट नहीं करेंगे। अब यहां पे ये लॉजिक मत लगा देना सर इसने लगेजेस यूज कर रखा है तो लगेजेस को लगेजेस ही यूज करेंगे ना। ये लगेज जो होता है इसमें कंसेप्ट सुनो क्या है, कंसेप्ट है इसमें अनकाउंटेबल नाउन का। दिस लगेज इज यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे लगेज हो गया आपका, ठीक है, जैसे इसने लगेज का यूज किया, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। लगेज हो गया, बैगेज हो गया, अगर बैगेज का यूज करेगा बैगेज, ठीक है, बैगेज है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रखा है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब काउंट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, या तो वो मटीरियल नाउन होगा, अच्छी तरीके से बता रखा है मैंने, या तो वो मटीरियल नाउन होगा, या फिर वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, अच्छी तरीके से बता रखा, भाववाचक संज्ञा मतलब फीलिंग्स, और फीलिंग्स को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, है ना। फीलिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। और मेरे भाई जब वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है तो क्या तू उसे काउंट कर सकता है, नहीं कर सकता काउंट। अब जब काउंट ही नहीं कर सकता तो एक बात बता मुझे, जब उसको काउंट ही नहीं कर सकता तो क्या उसका प्लूरल फॉर्म बना सकता है, प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनेगा। अब जब उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा तो भाई साहब मैंने ये लगेज लिखा है, क्या मैं इसमें एस या ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्म बना दूं, नहीं बना पाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर ही ट्रीट होगा, लगेजेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओनली लगेज बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे एरर निकल जाएगा। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना, वो क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें प्लूरल फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। तो सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया, एस नहीं हटाएंगे वहां से, इनिंग से स्वीपिंग से आप एस नहीं हटाओगे, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। स्वीपिंग मतलब क्या होगा, झाड़ू मारना, और स्वीपिंग्स अगर एस लगा दिया तो बहुत सारे झाड़ू मारना इसका आंसर नहीं चलेगा। स्वीपिंग्स मतलब क्या होगा, जो आपका झाड़ू मारने के बाद जो कूड़ा कचरा बचा हुआ है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्वीपिंग्स। ऐसे यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा, आंसर लगेज जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू द राइट आंसर। रीजन मैंने बता दिया कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आगे, चलो भाई ऊपर की तरफ खिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ रहा है ना, बातें अगर समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो लाइक बटन को जरूर दबाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, द कस्टमर, एक कस्टमर है, हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट विच वर टोन टू द शॉपकीपर। अच्छा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐड हो गए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऐड करके उसने ये क्वेश्चन बनाया है। अब इसमें ना खेल कर सकता है, बहुत सारे खेल खेल सकता है एग्जामिनर आपके साथ। मैं, मेरा उद्देश्य, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हम 3 क्वेश्चन डील कर रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो इसका मतलब आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओगे। मेरा काम ये होता है कि यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ये देखो, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन ना। इस तरीके से नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए डिटेल में, ठीक है ना, इसलिए गो थ्रू, थॉरली जाएंगे इसके अंदर। देखो क्या बोल रहा है, द कस्टमर ने हैंड ओवर किया, क्या किया, हैंडेड ओवर यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है। हैंड ओवर किया, क्या क्या किया, 100 रुपीज नोट,
जैसे ही आपकी नजर ये जाएगी ना 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट विच वर टोन, विच वर टोन टू द शॉपकीपर। एक 100 रुपी नोट उसने दिया शॉपकीपर को, जो कि क्या था, फटा हुआ था, जो कि क्या हुआ था, फटा हुआ था। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसने यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज कर रखा है, ए आर्टिकल यूज कर रखा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, 100 रुपीज, और लास्ट में क्या बोल रहा है, नोट बोल रहा है। नोट कितने हैं, एक है, एक से ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 100 की, अमाउंट कितनी है, 100 की, और आगे क्या है, वो नोट है। इसका मतलब यहाँ पे रुपीज नहीं होगा। क्यों, क्यों रुपीज नहीं होगा, क्योंकि ए आर्टिकल जो डिफाइन कर रहा है वो किसको डिफाइन कर रहा है, नोट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये बोलेगा द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 100 रुपी नोट, 100 रुपए का नोट। समझ में आ रही बात, 100 रुपए के कितने नोट होंगे वहां पे, केवल एक। अब एक नोट होगा, तो यहां पे विच में जैसी नजर मेरी पड़ी, तो विच वाला क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच इसका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, ध्यान से सुनो। रिलेटिव प्रोनाउन करता है अपने से जस्ट पहले यूज हुए एंटीसीडेंट यानी कि सब्जेक्ट को वो मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। इसका मतलब अगर इसके बाद में वर्ब यूज करूंगा, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब यूज करूंगा, तो वो इस कस्टमर को देख के नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात, इस कस्टमर को देख के नहीं करूंगा, किसको देख के करूंगा, जो इससे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है। इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, 100 रुपी नोट। क्या यूज हुआ है, 100 रुपी नोट। अब मुझे बताओ, 100 रुपए का नोट, ये नोट होता है रिलेटिव, ऐसे लिखा रहता है कुछ, ये 100, ये गांधी जी जो भी है, ये 100 रुपए का नोट कितना है हमारे पास, एक है। अब जब ये 100 रुपए का नोट एक है, तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, क्या होगा, ये ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत बेसिक चीज है लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसे जाएगी, सिंगुलर जाएगी। ये अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसे जाएगी, प्लूरल जाएगी। अब यहां पे ध्यान दो, हमने बोला 100 रुपी नोट, इसका मतलब ये क्या है, एक नोट है, एक नोट है, इसका मतलब ये नोट क्या है, सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है तो क्या मैं इसके आगे वर का यूज करूं, नहीं जी सर, इसमें क्या कर दो, वर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन तो अपने से पहले एंटीसीडेंट को सब्जेक्ट मान रहा है, और वो एंटीसीडेंट क्या निकल गया तुम्हारा, सिंगुलर निकल गया। जब वो सिंगुलर निकल गया भाई साहब, तो वो क्या होगा, वजी तो होगा। अब हम तो गड़बड़ा गए जी, यहां पे से आपने सर एस को हटा दिया, ऑप्शन नंबर 3 में एरर निकल गया। यहां पे से आपने वर को हटा दिया, ऑप्शन नंबर 4 में एरर निकल गया। वर की जगह आप बोल रहे हो वर्स का यूज कर दो। तो कल के दिन अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे तो आप फंस गए ना, यहां पे तो तीसरे और चौथे में एरर आ गया। कई लोग बोल देंगे सर तीसरे वाले में एरर है, कई लोग बोल देंगे सर चौथे वाले में एरर है, यही बोलेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो कोई एक ही आंसर आएगा ना, या तो तीसरा आएगा या तो चौथा आएगा। अब बताओ जी, अब किसके साथ में जाऊं, ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को, किसके साथ, मैं तो फंस गया इसमें, चौथे के साथ जाऊं या तीसरे के साथ जाऊं। और ऐसा तो आपके एग्जामिनेशन में आता नहीं है कि ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, वन और थ्री करेक्ट। तो बैंक और कैट लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं, एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में तो कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। बताइए आंसर क्या करोगे, हम्म। कई लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे होंगे और कई लोग ऑप्शन नंबर 3। देखो ध्यान से देखो, हमने एक ऑप्शन को चूज करना है। अगर 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 आपने ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दिया, तो आप ध्यान दो, आपने बोला सर यहाँ पे वर की जगह मैं क्या कर दूं, ओनली वर्स कर दूं। तो आपने इसका मतलब विथ से पहले जो नाउन यूज हुआ है उसको कैसे ट्रीट किया है, सिंगुलर ट्रीट किया है। लेकिन यहाँ पे 100, क्या ये रुपीज सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत। 4 तो जाएगा नहीं आंसर, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 ओनली। क्यों, क्योंकि देखो, अगर मैं यहां से ए आर्टिकल हटा दूं, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज लिखूं, और इसके पीछे से नोट हटा दूं, इसके पीछे से क्या हटा दूं, नोट हटा दूं, तो अब ये क्या बन गया, कस्टमर ने दिए किसको, शॉपकीपर को, कितने रुपए, 100 रुपीज दिए उसने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए 100 रुपी नोट, ये अलग बात है,
और 100 रुपीज, ये अलग बात है। अब कैसे सर? ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। अब ध्यान से देखो, इसमें जो 100 रुपी है ना, वो एक नोट है बच्चा। ध्यान से देखना इधर, ये 100 रुपए का क्या है? एक नोट है, ओनली वन आइडेंटिटी। इसका मतलब ये कैसे ट्रीट होगा? सिंगुलर ट्रीट होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर उसने बोल दिया 100 रुपीज, किसी ने मुझे 100 रुपीज दिए, इसका मतलब क्या होगा? 100 रुपीज, एस लगा दिया उसने। 100 रुपीज मतलब, बोलने का मतलब उसने एक नोट नहीं दिया, उसने क्या दिया कि ऐसे ऐसे करके दिए होंगे, 10 के 5 नोट दे दिए होंगे, 50 हो गए। 20 के 2 नोट दे दिए होंगे, 2 नोट 20 के दे दिए होंगे, कितने हो गए? 90। और 5 5 के 2 सिक्के दे दिए होंगे, टोटल कितना हो गया? 100। 5 5 पे एक एक नोट, तो 100 हो गया टोटल। अब 100 हो गया, इसका मतलब ये एक नोट दिया, ये 2 नोट दिए, ये 5 नोट दिए, ये एक नोट दिया, ये एक नोट दिया, ये नोट जो है, ये पूरा टोटल जो है वो एक से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लूरल। तो इस 100 रुपीज को हम क्या ट्रीट करके चलते हैं? ये प्लूरल है मेरे भाई। क्लियर है बात? तो ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान में रखना। 100 रुपी नोट अगर आ जाएगा तो उसको सिंगुलर ट्रीट करके लेके चलेंगे, और 100 रुपीज आ जाएगा तो गलती से भी उसे सिंगुलर ट्रीट मत करना। ठीक है? तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। अब अगर ये प्लूरल हो गया सर, ये 100 रुपीज तो प्लूरल हो गया, हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये विच जो है अब किसको डिनोट कर रहा होगा? 100 रुपीज को डिनोट कर रहा होगा, जो कि प्लूरल है। और उसके अकॉर्डिंग इसने किसका यूज किया है? वर्ग का यूज किया है, जो कि बिल्कुल क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग इसने किसका यूज किया है? वर्ग का यूज किया है। जब वर्ग का यूज कर दिया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। तो आपके एसएससी एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन दिया जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 में आंसर जाएगा। समझ में आएगी बात? नेक्स्ट। अभी नहीं करना था यार ये। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रिसेंटली आई हैड विजिटेड जमशेदपुर। रिसेंटली मैं कहाँ गया विजिट करने के लिए? चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडियों का वक्त है और गर्मा गर्म चाय। दैट्स ग्रेट। अंकित भाई को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिसेंटली आई हैड विजिटेड जमशेदपुर। मैं विजिट करने के लिए गया रिसेंटली कहाँ? जमशेदपुर। एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। और मैंने पाया वहां पे जो जितनी भी तरह की सीनरीज थी वो क्या थी? मार्वलस थी। हर एक क्वेश्चन करने के बाद एक चाय की चुस्की लूंगा मैं, ठीक है? वरना मैं भूल जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, रिसेंटली आई हैड विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। देखो उसने जमशेदपुर गया और उसे बहुत सारी सीनरीज क्या दिखी? मार्वलस दिखी। इसका मतलब समझ रहे हो? सीनरीज का यूज कर दिया इसने। जैसे आपकी नजर सीनरीज में पड़ेगी तो भाई मेरे, नाउन वाले चैप्टर में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में एक जैसे होते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो वही रहते हैं जो उनका सिंगुलर फॉर्म होता है, जैसे वो लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? कैटल। कैटल का प्लूरल फॉर्म कभी भी कैटल्स नहीं होता। जैसे मैंने बताया था शीप। शीप का प्लूरल फॉर्म कभी भी शीप्स नहीं होता। ऐसे ही इसका भाई निकल के आया है आज एक और, सीनरी। और सीनरी का हम प्लूरल फॉर्म सीनरीज नहीं बनाते हैं। ठीक है? सीनरीज नहीं बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर 3 में एरर डायरेक्टली। तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा? सीनरी। ठीक है? ऑप्शन, ये तो बहुत सिंपल सा था। तो ये सारी की सारी तुम्हें पढ़ने आने चाहिए कि कौन कौन से नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में भी सिंगुलर फॉर्म में भी सेम होते हैं, और जनरली उन्हें सेंटेंस में जब यूज किया जाता है तो कैसे ट्रीट किया जाता है? प्लूरल ट्रीट किया जाता है। समझ में आ रही बात?
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ ट्रेंड अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वर एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अच्छा जी, भाई साहब अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स। ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा था? क्या, ध्यान दो, सेलर्स के ग्रुप को हमने क्या कहा था? सेलर्स के ग्रुप को सर हमने गैंग नहीं कहते। किसका कंसेप्ट है? कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट है। अब कलेक्टिव नाउन को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो कलेक्टिव नाउन के कंसेप्ट को। कलेक्टिव नाउन में जब हम बात करते हैं सेलर्स की, तो सेलर्स क्या होता है? सेलर्स के ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिवली व्हाट? क्रू, CREW। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि सेलर्स के ग्रुप को तो हम क्रू कहते हैं, शिप्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है। छोटी छोटी बोट्स होती हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लोटिला कहा जाता है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कलेक्टिव नाउन में है। किसी भी बुक को उठा के देख लेना या फिर गूगल सर्च कर लेना, नाउन एंड इट्स कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे कलेक्टिव फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगे और उससे आप पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से हिट करना है। ठीक है, वो याद करना तो आपका काम है, लेकिन क्वेश्चंस को हिट कैसे करना है वो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके देगा। उस बुक में ये भी लिखा रहेगा कि सेलर्स के ग्रुप को कलेक्टिवली हम गैंग नहीं कहते, क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रू। बस जिसने ये चीज अच्छे से पढ़ ली तो उसका आंसर यहीं पे निकल गया। ऑप्शन नंबर 2 में गलती हो गई सर। क्या ट्रेन क्रू ऑफ सेलर्स वर एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब यहां पे देखो, अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। रुको रुको रुको, अभी तो चाय की चुस्की बनती है भाई। रुक जा, अभी कहीं मत जा, अभी ये कॉन्सेप्ट देख। मैंने, हाँ देखो भाई मेरे, मैंने एक चीज बता रखी है और इसने बहुत जबरदस्त तरीके से खेलने की कोशिश की है। रटना मत चीजों को। ये बोलता है सर जब भी आप कलेक्टिव नाउन को एज ए स्ट्रक्चरल वे में रिप्रेजेंट करते हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? उसे हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देख, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला अ गैंग ऑफ रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स के जो ग्रुप होता है ना, उसको गैंग बोला जाता है, जो यहां ऊपर क्वेश्चन में दिखा रहा है। अ गैंग ऑफ रॉबर्ट्स was ऑब्लिक वर लूटिंग। लूटिंग मतलब होता है लूटना किसी को, छीरी जवादा चोरी कर दिए होंगे। was और वर लूटिंग द पीजेंट्स, जो किसान लोग थे गांव में, उनको वो क्या कर रहे थे? लूट रहे थे। was ऑब्लिक वर। अब यहाँ पे अ गैंग ऑफ रॉबर्ट्स है ना, कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पे रॉबर्ट्स यूज हो गया है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया है, तो वर को टिक मार के आ जाओ, वर सही हो जाएगा। भाई मेरे ये देख, मैंने क्या बोला, ये ऑफ प्रिपोजिशन जैसे यूज हो जाता है, इससे पहले वाला आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाता है। दूसरी बात, कलेक्टिव नाउन को हमेशा मैंने बोला था किस तरीके से यूज करते हैं, सिंगुलर करते हैं अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। और इससे पहले एक और चीज यहाँ पे देख, ए आर्टिकल का यूज किया है, जो कि वीक फॉर्म ऑफ द कार्डिनल एडजेक्टिव वन होता है, यानी कि वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने गैंग है? एक गैंग है। जब एक गैंग है तो इसका मतलब ये क्या होगा? सिंगुलर ट्रीट होगा। सिंगुलर ट्रीट होगा तो इसका आंसर क्या जाएगा? वॉज। बट इसमें देख, अ ट्रेंड, एक ट्रेंड था, क्या था? गैंग ऑफ सेलर्स। अब सेलर्स यहाँ पे प्लूरल है, क्या इसके वजह से यहाँ पे वर लगाऊं? वर तो लगेगा नहीं सर, वर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा? सेलर्स तो होगा नहीं, अभी मैंने बता दिया रॉबर्ट्स जैसे था नहीं। ऑफ लग गया है तो इससे पहले वाला क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। गैंग आपका सब्जेक्ट बन गया। गैंग कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन कैसे ट्रीट होता है? सिंगुलर ट्रीट होता है मेरे भाई, सिंगुलर ट्रीट होता है। इससे पहले क्या है? वो ट्रेंड, ट्रेंड तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ट्रेंड, एडजेक्टिव। अबे किसी के मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा भाई उड़ते उड़ते कि सर ट्रेन ईडी लग गया है, ये तो वर्ब हो गई।
तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि ट्रेंड यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड यहाँ पे वर्ब हो जाएगी ना। याद रखना, ये जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो एज एन एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं डूबा हुआ जहाज, तो इससे क्या बोलता हूं, संकन शिप। ठीक है। पिया हुआ आदमी, ड्रंक मैन। सर ड्रंक तो क्या होती है, वर्ब होती है, बट बेटा इसके पीछे क्या यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी कि उनको क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ब ना होकर के क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। जब ये एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, गैंग को क्वालिफाई कर रहा है। और गैंग को मैंने बताया, गैंग क्या होता है रे, कलेक्टिव नाउन। ये नाउन हुआ तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हुआ तो ये वर्ब होगा नहीं। समझ में आ रही बात। एडजेक्टिव होगा तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल। बता दिया मैंने किस तरीके से, ड्रंक मैन। समझ में आ रही बात। अब ये देखो कि अ ट्रेंड गैंग, इसके पहले भी क्या लगा है, ए आर्टिकल, यानी कि ये सिंगुलर टीट होगा। तो सिंगुलर टीट होगा तो क्या यहाँ पे वर यूज हो सकता है, वर यूज नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, वज। सिंपल सी बात है। समझ में आ गई बात। अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स, वर का यूज नहीं करेंगे, वज एम्प्लॉयड ऑन द शिप इज गोइंग टू द राइट आंसर। तो दूसरी चीज आपने देखा यहाँ पे गैंग का यूज नहीं होगा, पहला एरर यहाँ पे है, मिटा देता हूँ, हौच पौच हो रहा है। गैंग की जगह हम सिंपल क्रू का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। वर नहीं होगा, वज होगा, ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। ठीक है। यहाँ पे जानबूझ करके मैंने वर्स की जगह वर किया, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आप के एग्जामिनेशन में कोई एक ही ऑप्शन आएगा जिसमें कि गलती होगी, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हम्म, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। These kind of shirts are rather expensive for him to buy. These kind of shirts are rather expensive for him to buy. अब देखो भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, These kind of shirts, ध्यान दो क्या बताना चाह रहा हूं। हमेशा कभी भी अगर आपके पास प्लूरल फॉर्म यूज हो रखा है दिस का दीज, ठीक है, इसके पीछे हमेशा हम प्लूरल फॉर्म काइंड की जगह काइंड्स का ही यूज करते हैं। याद रखना, दीज काइंड्स ऑफ प्लूरल नाउन। और जब ये प्लूरल नाउन है, इधर भी प्लूरल है, इधर भी प्लूरल है, तो भाई वर्ब भी कैसे जाएगी, प्लूरल वर्ब ही जाएगी इसके पीछे। क्लियर है, ये ध्यान रखना। दीज काइंड्स, ठीक है। अब दीज की जगह मैं अगर बोल दूंगा दिस, तो दिस में क्या हो जाएगा, दिस काइंड। समझ में आ रही बात। अगर मैंने बोल दिया दिस की जगह मैं दिस कर दूं, दिस हो गया, ये प्लूरल था मेरे भाई, इसको प्लूरल लेंगे मेरे भाई, इसके बाद भी प्लूरल जाएगा। दिस, दिस का क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो इसके बाद काइंड्स का यूज नहीं करेंगे, काइंड का यूज करेंगे, इसको भी सिंगुलर लेंगे। उसके बाद ऑफ, उसके बाद सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन हो गया तो इसके बाद क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा। या फिर तीसरी कैटेगरी क्या होती है, वेरियस। अगर उसने आगे यूज कर दिया वेरियस, वेरियस काइंड या फिर काइंड्स। वेरियस मतलब क्या होता है, सेवरल, यानी कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यानी कि काइंड्स का यूज करूंगा। तो वेरियस काइंड्स ऑफ प्लूरल नाउन का यूज करूंगा इसके बाद। और वर्ब कैसे जाएगी, प्लूरल वर्ब जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखना। अब यहां पर उसने दीज का यूज कर दिया, दीज का यूज कर दिया तो दीज क्या होता है जी, प्लूरल। इसके बाद मैं काइंड का यूज ना करके किसका यूज करूंगा, काइंड्स का यूज करूंगा। ऑप्शन नंबर 1, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, इस तरीके की, क्या, जो बनियान शर्ट होती हैं, जो बहुत सारी शर्ट होती हैं, किस, इस तरीके की। आर रादर एक्सपेंसिव, आर का यूज किया है, क्यों, क्योंकि शर्ट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही है, रादर एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही गलती निकल जाएगी, फॉर हिम टू बाई, उसके लिए खरीदने के लिए क्या है, रादर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स। अगेन कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आ गया। जैसे आपने बोला ए आर्टिकल यूज हो रखा है यहाँ पे बुके का, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि सर ये कलेक्टिव नाउन की गलती हो सकती है। जो ये ग्रेप्स होता है उसको कलेक्टिवली हम बुके नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? बंच। हम क्या कहते हैं? बंच, BUNCH। बुके ऑफ ग्रेप्स नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं बंच। और बंच के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, जैसे यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स है ना, बंच ऑफ फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज जो चाबियों का गुच्छा होता है उसके ग्रुप को कलेक्टिवली, कलेक्टिव नाउन उसके लिए भी बंच का यूज़ करते हैं, तो क्या बोलेंगे? बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हर माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया व्हेन शी सॉ बुके ऑफ ग्रेप्स। बुके थोड़ी नहीं होगा यार, बुके तो सजावट के तौर पे दिए जाने वाले जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं गिफ्ट के तौर पर, तो बुके नहीं होगा यहाँ पे। बंच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपका एरर निकल गया, बुके नहीं होगा, क्या होगा? बंच। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होंगे, मैं कॉन्सेप्ट को डील करता चले जाऊंगा डिटेल में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऐसे है कि बिल्कुल नॉर्मल है तो उनको हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात जरूर बता दूं कि अगर आप लगातार इस तरीके से मेहनत करते रहते ना, जिंदगी में एक चीज है यार, जिंदगी में एक चीज है, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज कंटिन्यूटी। इफ यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन योर वर्किंग, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने कि कंसिस्टेंसी, एक क्वेश्चन आज किया, एक कंसेप्ट मैंने कल सीखा, एक कंसेप्ट मैंने परसों सीखा, एक कंसेप्ट मैं आने वाले कल में सीखूंगा, इन सबको मर्जअप करते हुए चलूंगा, तो तब जाके एक लेवल में आप पहुंच पाओगे। जब उस लेवल में आप पहुंच जाते हो ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती है। ठीक है ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, कि स्ट्रगल से भरी हुई है और आपको स्ट्रगल करना है, दिस इज़ योर टास्क। ठीक है, आप में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जितने भी छोटे लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या फिर बड़े लेवल की भी कई लोग तैयारी करते हैं, उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता है, उसको दरकिनार करते हुए यहाँ पे बने रहो। ठीक है ना, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़ो जो आपको नॉलेजेबल लगता है, जहाँ पे नॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत शॉर्टेज होने वाली है इन सब चीज़ों की, टाइम की, है ना। एग्जामिनेशन आपको कम समय के अंदर निकालना पड़ेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस को आप विद इन 2 सेकंड कैसे सॉल्व कर पाएंगे। वो तभी हो पाएगा बच्चे अगर तुम इनको बहुत डिटेल में स्टडी करते हो। अगर आपका माइंड फोकस है ना एक क्वेश्चन को करने के लिए कि मुझे ये क्वेश्चन ही करना है, ये कॉन्सेप्ट हैं इतने सारे कॉन्सेप्ट, तो आप उस क्वेश्चन को तब कर पाओगे जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस, हैज कम टू स्टे विद अस। अब यहां पे देखो, माय ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अभी जब सब्जेक्ट हो गया हु, यानी कि अगेन रिलेटिव प्रोनाउन, ये आगे क्लॉज तो नहीं हुआ पूरा, या सेंटेंस तो हुआ नहीं, सब्जेक्ट हुआ, केवल एक नाउन की तरीके से यूज हो रखा है सब्जेक्ट के। तो ये जो हु है यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम नहीं करेगा मेरे भाई, याद रखना। ये जो हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को क्या मानता है, मेन सब्जेक्ट मानता है, यानी कि एंटीसीडेंट को मेन सब्जेक्ट मानेगा। और एंटीसीडेंट में इसने क्या यूज किया, माय ब्रदर इन लॉज। कभी भी ब्रदर इन लॉज नहीं होता अनटिल, जब तक कि क्या इसमें क्या नहीं लगा हो, अनलेस एपिस्ट्रोफी एस ना लगा हो। एपिस्ट्रोफी एस बोलूंगा तब मैं बोल सकता हूं माय ब्रदर इन लॉज, मेरे ब्रदर इन लॉ का, क्या कुछ भी हो सकता है, घर, कार, बाइक, स्कूटी, कुछ भी। लेकिन सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे, माय ब्रदर इन लॉज, इसको हटा देता हूं, माय ब्रदर इन लॉज हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लिव्स इन मुंबई। इसका मतलब जो ये हु है ना,
वो रिलेटिव प्रोनाउन में इसको सब्जेक्ट मान रहा होगा, और इसको सब्जेक्ट मान रहा होगा तो या तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर निकलेगा मेरे भाई, या तो ये सब्जेक्ट प्लूरल निकलेगा। अब ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर निकला तो यहां लिव्स का यूज करेंगे, और अगर ये प्लूरल निकला तो यहां किसका यूज करेंगे, लिव का यूज करेंगे। समझ में आ रही है? तो कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप क्या कर दो, माई ब्रदर इन लॉज में, लॉज से तो एस हटा दो क्योंकि यहाँ एस तो लगता नहीं है, माई ब्रदर इन लॉज में यहां पे एस लगा दो, माई ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। और ये सेंटेंस जैसे ही मैंने माई ब्रदर्स इन लॉ बोला था, देखो अब यहां पे ध्यान देना भाई, एक कंसेप्ट नाउन का ये भी सीख लो, ये कंसेप्ट होता है कंपाउंड नाउन का। ठीक है, इसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जितने भी सारे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन बोलने का मतलब ये है कि ऐसे नाउन जिनमें एक से ज्यादा वर्ड छिपे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टर, स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर मतलब है तो एक ही, लेकिन इसमें दो वर्ड छिपे हुए हैं, स्टेप और सिस्टर, डैश लगा होता है इन दोनों के बीच में, स्टेप सिस्टर। अब स्टेप सिस्टर में आपको मेन वर्ड फाइंड आउट करना है, कौन सा मेन वर्ड होगा जो डिफाइन कर रहा होगा किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश कर रहा होगा। स्टेप सिस्टर में सिस्टर मेन वर्ड है, क्यों? क्योंकि स्टेप ब्रदर में स्टेप स्टेप एक साथ आ गए तो मेन वर्ड तो होगा नहीं, ब्रदर मेन वर्ड है। स्टेप डॉटर में डॉटर मेन वर्ड है। तो जब हम इन कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस को ऐड करते हैं, एस या ई एस आई एस अकॉर्डिंग टू योर नाउन। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन में हमने क्या करना है, मेन वर्ड को फाइंड आउट करना है, और मेन वर्ड को फाइंड आउट करने पे उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। ठीक है जी, उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे तो क्या बोलेगा, माय ब्रदर इन लॉ में, इन लॉ तो सभी जगह होता है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, ये सारी सारी चीजें इन लॉ तो सभी जगह हो गया। मेन वर्ड क्या हो गया, ब्रदर, तो प्लूरल बनाऊंगा तो एस इसमें लगाया। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर ब्रदर्स इन लॉ कर दो, चलो जी मैंने ब्रदर्स इन लॉ कर दिया। अब बताओ, ऑप्शन नंबर 1 में एरर हो गया। अगर आपने ब्रदर्स इन लॉ किया तो इसका मतलब इस ब्रदर इन लॉ में जो ये आपने एस किया है, जो आपने एस लगा दिया है इसमें, तो ये क्या बन गया है, अब प्लूरल बन गया, यानी कि एक से ज्यादा ब्रदर इन लॉ। अब अगर ये प्लूरल बन चुका है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन इसको अगर सब्जेक्ट मानेगा तो यहां लिव्स का यूज करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या बोलता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बता रखी है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बोला जाता है। और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस जोड़ करके बनाया जाता है। यहाँ पे अगर इसने लिव से लिव से लिव्स बनाया है, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है। और अगर सिंगुलर फॉर्म है तो क्या ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, नहीं, आपने सब्जेक्ट को तो प्लूरल बना दिया, तो आप यहाँ पे लिव्स का यूज तो नहीं कर सकते, किसका यूज करोगे, लिव का यूज करोगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 में भी क्या निकल जाएगा, एरर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में तो हमें एक ही एरर फाइंड आउट करके लाना है ना, और जब एक ही एरर फाइंड आउट करके लेके आना है तो इसमें क्या आंसर चले जाएगा फिर। अगर आप दो में मारोगे टिक तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब अब मुझे एक में टिक मारना है, एक में या दो में। आपने आंसर क्या निकाला था, यहाँ पे सर एस लगा दो, ये प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा तो आपको यहाँ पे भी लिव करना पड़ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में भी एरर जा रहा था, लेकिन एक ही आंसर आएगा। इसका मतलब सर क्या मैं ये कर सकता हूँ, ब्रदर इन लॉज में से केवल एस हटा दो, ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। अब देखो जरा सेंटेंस क्या बना, माई ब्रदर इन लॉ, कितने ब्रदर इन लॉ, केवल एक ब्रदर इन लॉ, हु लिव्स, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक ब्रदर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ सिंगुलर होगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब लिव्स होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 में ही एरर होगा। समझ में आ रही बात, ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, ऑप्शन 1 में ही एरर होगा। ठीक, हु लिव्स इन मुंबई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये कंपाउंड नाउन के क्वेश्चन होते हैं। अब आपने नाउन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन का एरर जो है वो कलेक्टिव नाउन से है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से है, या फिर नाउन एंड नंबर के चैप्टर से है, या फिर नाउन एंड केस के चैप्टर से है। तो ये चीजें आपको आसानी से वहां पे हिट कर जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, all the furnitures have been sent to the new house located in a village।
जितने भी सारे नए फर्नीचर हैं वो सारे के सारे भेज दिए गए हैं, भिजवा दिए गए हैं। कहाँ भिजवा दिए गए? हैज़ बीन सेंट, भिजवा दिए गए हैं न्यू हाउस। किसी का नया मकान बन रहा है, उसने सारे के सारे फर्नीचर्स, मकान बन के तैयार हो चुका है, सारे के सारे फर्नीचर्स कहाँ भिजवा दिए? नया मकान में भिजवा दिए। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई गलती नजर आ रही है? बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स भिजवा दिए होंगे, एक से ज़्यादा ही होते हैं फर्नीचर, टेबल होगा, कुर्सी होगा, दीवान होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बेड होगा, सारी सारी चीज़ें। अब अगर ये सारी सारी चीज़ें हैं तो फर्नीचर्स तो बिल्कुल सही यूज़ हुआ है सर। अगर फर्नीचर्स बिल्कुल सही यूज़ हुआ है तो ये तो प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो इसके बाद हैव बिल्कुल सही यूज़ हो रखा है, और हैव के बाद बीन यानी कि किसी के द्वारा भेजा गया यानी कि पैसिव वॉइस है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेनो की थर्ड फॉर्म सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, बिल्कुल सही है। टू द न्यू हाउस ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बारे में बता रहा है लोकेटेड इन अ विलेज, किस हाउस पे जो लोकेट हुआ है इन अ विलेज। ओके सर, इसमें तो नो एरर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5। अगर आप इस तरीके से लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। रीजन बिहाइंड, रीजन एक ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अनकाउंटेबल नाउन का, अगेन मैंने बोला था ना कि अनकाउंटेबल नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता तो चल जाता है, आपको आप चीजें रट भी लेते हो, ठीक है, आप चीजों को रट भी लोगे, आपको पता भी लग जाएगा। लेकिन देखो क्वेश्चन बनाने वाला ना बहुत शातिर होता है, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे देगा। पूरी बुक में से वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाल के देगा, और उस कॉन्सेप्ट को वो इस तरीके से फिट करेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर कि आप बोलोगे यार पता ही नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और मेरे जैसा इंसान होगा तो वो तो बहुत बुरी तरीके से बनाएगा फिर पेपर को। अभी तो ये जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है वो बने बनाए हैं पहले से, है ना। हम बनाएंगे तो फॉर डिफरेंट टाइप का होगा, उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा एरर। लेकिन बहरहाल एसएससी का इतना टफ लेवल नहीं आता है। आप ये ध्यान दो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन क्या बोलता है? जिस भी नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या उस कैटेगरी में सर हम फर्नीचर को डाल सकते हैं? क्या उस कैटेगरी में फर्नीचर को डाल सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है, हमें लगता है कि सर फर्नीचर तो क्या होता है, काउंटेबल होता है। अब ध्यान से बारीक लाइन समझो इसकी कि फर्नीचर क्या काउंटेबल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्नीचर तो काउंटेबल है ना सर, एक टेबल है, एक कुर्सी है, चेयर है, मेज है, मैं गिन तो रहा हूँ 1 2 3 4। आपने यही तो बोला था कि सर काउंटेबल नाउन उनको बोलते हैं जो 1 2 3 4 की फॉर्म में गिने जा सकते हैं। जैसे बोल दिया कि ये मार्कर है तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, ये तो काउंटेबल हो गया। बट जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास क्या है, पानी, पानी है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, यानी कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, इस तरीके से नहीं बोलता, तो वाटर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। बट सर फर्नीचर को तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये एक टेबल है, कुर्सी है, एक चेयर है, इस तरीके से एक बेड है, तो मैं काउंट तो कर पा रहा हूँ इनको। भाई मेरे ध्यान से सुन, तू किसको काउंट कर रहा है? तू काउंट कर रहा है एक टेबल को, तो टेबल अपने आप में क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। मैं फर्नीचर के बारे में बात कर रहा हूं। टेबल क्या है, एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, काउंट कर दिया, हो गया काउंटेबल नाउन। मार्कर, सॉरी, चेयर, एक चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, काउंटेबल हो गया। बट फर्नीचर, एक फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर जब भी मैं फर्नीचर के बारे में बात करूंगा तो फर्नीचर अपने अंदर क्या लेगा, टेबल भी लेगा, चेयर भी लेगा, सारी चीजें, दीवान, बेड, सोफा वगैरह जितना भी होता है फर्नीचर के अंदर वो सारी सारी चीजें लेगा। इसलिए उसे किस फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, अनकाउंटेबल के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। जब भी अनकाउंटेबल की फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब इसको कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे मेरे भाई। और अगर इसको सिंगुलर लेंगे तो ये अपने पीछे कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला वाटर, तो वाटर जब अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या मैं इसका प्लूरल फॉर्म बना सकता हूं? नहीं बना सकता। क्या मैं वाटर का वाटर्स कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं ऑयल का ऑयल्स कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। क्या मैं फर्नीचर को फर्नीचर्स कर सकता हूं जी? नहीं कर सकता, ऐसा हटाऊंगा। गलती कहां पे निकल गई, पहले वाले केस में गलती निकल गई। अब थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, कल के दिन अगर वो यही क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल अब सही हो जाएगा? मैंने यहां से ऐसा हटा दिया। कल के दिन उसने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया,
ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। क्या ऑप्शन नंबर 5 में टिक मार के आ जाओगे कि इसमें कोई एरर नहीं है? रटना मत, इसलिए मैं चीजों को बोल देता हूं रटना मत। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने बोला फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का होल लोगे या फिर पोर्शन लोगे? अगर अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, मैंने क्या बोला, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर चीज का अगर हम होल लेंगे यानी कि सारा का सारा लेंगे, और सिंगुलर चीज का अगर एक पोर्शन भी लेंगे, अगर एक पार्ट भी लेंगे, तो ये दोनों मिलकर के भी क्या बनाएंगे, उस चीज को सिंगुलर ही बनाएंगे मेरे भाई। ऑल देख करके यहां पे ये मत सोच देना कि ऑल मतलब बहुत सारा या फिर बहुत ज्यादा। ऑल मतलब सारे के सारे। अब सारे के सारे यानी कि प्लूरल फॉर्म, ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स इस तरीके से बोलते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज मत कर देना। ऑल यानी कि एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे ना। क्या बोला मैंने? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर का अगर होल पार्ट भी लेंगे तो वो सिंगुलर ही ट्रीट होता है। सिंगुलर का अगर छोटा सा पोर्शन या फिर छोटा सा पार्ट भी लेंगे वो सिंगुलर ट्रीट होता है। देखो समझो कैसे। फॉर दैट, सपोज दैट ये क्या है, एक एप्पल है। क्या है ये? एक एप्पल। एप्पल क्या है, ये एक है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा, पूरा का पूरा होल पार्ट लिया मैंने, ये सिंगुलर होगा। बट अगर मैं इस एप्पल का ये पोर्शन कट कर दूं, अब मेरे पास केवल ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो ये पोर्शन कट करने के बाद इस एप्पल, जब ये सिंगुलर था तो सिंगुलर का जो पोर्शन होता है या पार्ट होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है वो भी कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर ही ट्रीट होगा। इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म का ऑल या फिर होल सिंगुलर होता है, पोर्शन या फिर पार्ट वो भी सिंगुलर होता है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ट्रीट होगा। सिंगुलर का ऑल फॉर्म भी कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर ही ट्रीट होगा। सिंगुलर का ऑल फॉर्म सिंगुलर ट्रीट होगा। इसका मतलब यहां पे हैव नहीं जाने वाला भाई। क्या जाने वाला है आंसर, हैज जाने वाला है। फिर भी ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या होगा, एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 में टिक मार के मत आ जाना, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन तो लगते रहेंगे, कंसेप्ट की तो भरमार है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूं, और उसके बाद हम आगे की तरह चलेंगे, ठीक है। ये देखो, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लोक ऑफ बर्ड्स। अगेन, जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा होगा वो तो 1 सेकंड के अंदर आंसर कर देगा, लेकिन मुझे पढ़ाना है कमजोर बच्चों को भी। तो देखो भाई कमजोर बच्चे, द साउंड ऑफ अ गन शॉट, एक गन तूने मारी, उससे एक आवाज निकलेगी, उस आवाज ने क्या किया, स्कैटर्ड कर दिया, यानी कि बिखराव पैदा कर दिया किसके अंदर, द फ्लोक ऑफ बर्ड्स में, जो बर्ड्स का झुंड था। अब बर्ड्स का झुंड यानी कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मैं बर्ड्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोक का यूज करता हूं? यस, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लोक ही बोला जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 5 में नो एरर आंसर जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अब आगे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने बहुत सारे, और एक बात ध्यान में रखना भाई, जब भी मैं इस तरह के लेक्चर लेके आता हूँ तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा कंसेप्ट को। जैसे ही आप नोट डाउन कर दोगे तो कल के दिन बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो हम प्रैक्टिस बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना सेकंडों में उड़ा देंगे, सेकंडों में। सेकंड्स, सॉरी सेकंडों नहीं होता, सेकंड्स होता है। टीचरों नहीं होता, टीचर्स होता है। स्टूडेंटों नहीं होता है, स्टूडेंट्स होता है। ठीक है ना? तो अब ये ध्यान देना, आपको ये एक एक करके सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, समझ गए? चलिए फिर, तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।